नमस्कार, नमस्कार। अ, मैं जयप्रकाश वर्मा एकेडमिक काउंसलर हूँ और हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे जो है खासकर जो आपका ये पेपर है BECC 133 प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड की बात की थी और उसमें लास्ट लेक्चर इसी पे हुआ था कि कैसे जो है अर्थव्यवस्था में जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो होती है और तरलता जाल की समस्या कैसे आती है और उस तरलता जाल की समस्या के क्रम में कैसे जो है मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो उसी क्रम में आज का जो लेक्चर है उसी आगे उसी क्रम में है। तो आज जो लेक्चर है वो बेसिकली जो आपका ये पेपर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति के संबंध में है। तो आज हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में समष्टिगत परिप्रेक्ष्य में जो है मौद्रिक नीति के संबंध में बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि मौद्रिक नीति किससे संबंधित है, मौद्रिक नीति के कंपोनेंट क्या है, क्या उसमें भाग है, कैसे हम मौद्रिक नीति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उन सब के लिए थोड़ा सा हमें जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को देखते हैं, अगर आप भारतीय वित्तीय प्रणाली को हम देखते हैं, तो वित्तीय प्रणाली के बेसिकली दो भाग हैं। एक जो है मनी मार्केट है और दूसरा कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट की जो एपेक्स बॉडी है या जो मुद्रा बाजार की शीर्ष संस्था है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और भारत में जो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जिसकी आज हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे, उसको पूरा रेगुलेशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मेशन, उसका निर्माण, उसका पूरा उसका क्रियान्वयन, वो सारी चीजें जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा की जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और इसके बाद हम लोग जो मौद्रिक नीति के कंपोनेंट है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रिजर्व बैंक की बात करते हैं, बहुत ही सब लोग परिचित हैं भारतीय रिजर्व बैंक से और सभी जानते हैं कि भारत का एक जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो काफी लंबे समय से चलती रही, आजादी के पहले की बात है और इसी क्रम में 1934 में आरबीआई एक्ट के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना और तब से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार जो है सरकार को सलाह देता है, मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रहा है। और जब भी हम मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो प्राइस स्टेबिलिटी की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अर्थात मूल्य स्थिरता। तो उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन आरबीआई की जब स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हो गई तो उसका भी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात ये गवर्नमेंट बैंक के रूप में आ गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो श्री शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये जो बातें हैं वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मौद्रिक नीति की जो परिचर्चा होती है तो मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, उस संस्था के बारे में जानकारी जरूरी है। तो मौद्रिक नीति जैसे हमने बताया कि इसका जो पर्पज, जो उद्देश्य है वो जो है प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, अर्थात मूल्य स्थिरता के साथ जो विकास है उसकी वो क्रक्स है, वो मूल बिंदु है किसी भी देश की मौद्रिक नीति का। भारत के संबंध में ये भी बात बिल्कुल जो है सही साबित होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आरबीआई का, इसमें अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का जो रोल है, जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि
मौद्रिक नीतियाँ जिस डायरेक्शन में काम करती हैं, उसका एक बहुत समग्र अर्थव्यवस्था पे दूरगामी परिणाम होता है। तो रिज़र्व बैंक के एक-एक स्टेप्स का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी होता है और हमारे पर्सनल जीवन पर भी होता है। तो मेनली रिज़र्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसकी परिचर्चा थोड़ा-सा संक्षिप्त में करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है जो मौद्रिक नीति है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसके भाग होते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप बात करें कि जो भारत का रिज़र्व बैंक है या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो एक केंद्रीय बैंक है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो पत्र मुद्रा है, पत्र मुद्रा को इश्यू करने का जो कार्य है, वो सब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। एक एक्सक्लूसिव राइट है उसको, एक एकाधिकार है और किसी भी संस्था को पत्र मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार नहीं है। अगर आप देखें तो ₹2 और उससे बड़े जितने भी नोट्स हैं, जितने भी मुद्राएँ हैं, उनका निर्गमन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और उसपे बाकायदा जो है आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, जो भी अमाउंट है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ पत्र मुद्रा का ही निर्भर नहीं करता, वो सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। सरकार को ऋण की ज़रूरत पड़ती है, अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार की भी सहायता करता है प्रतिभूतियों के एवज में। अर्थात प्रतिभूतियाँ दे के सरकार आरबीआई से लोन प्राप्त कर सकती है। तो एक तरह से सरकार के बैंक के रूप में भी रिज़र्व बैंक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो बात है, वो है वो बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात रिज़र्व बैंक सिर्फ सरकार के ही नहीं, पत्र मुद्रा का निर्माण ही नहीं, बल्कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, उनके बैंक के रूप में कार्य करता है और इसीलिए हम कहते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो बैंकों का बैंक है। अर्थात जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं भारत में, सबका रेगुलेशन, सबका जो है नियमन, कंट्रोल, पॉलिसी के लेवल पे वो समस्त चीज़ें जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या जो हमारा केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा की जाती है। आपका जो ये मैक्रो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है, वो जो है मौद्रिक नीति के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो हमने आरबीआई की भूमिका पे इसलिए परिचर्चा की कि हमें जो है ये जानना ज़रूरी होता है कि देश में जो मौद्रिक नीति होती है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है और आरबीआई के ही अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर आज का आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अभी कल ही उसकी मीटिंग हुई 4 मई को और उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें जो है बहुत सारे चेंज किए गए रेट्स। तो उसकी बात हम लोग करेंगे। तो एक तरह से ओवरऑल जो रिव्यू देश की सिचुएशन है और कैसे हमें निर्णय लेना है, उन सब का जो है निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। ये एक मोटिव है कि मतलब मूल्य स्थिरता के साथ जो है विकास, ये मौद्रिक नीति का एक मूल मंत्र है और इसी को ध्यान में रखकर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों को समय-समय पर जो है अवलोकन करता है और उसमें कुछ संशोधन होते हैं, इसकी समीक्षा की जाती है और इसी तरह से सतत रूप से वो अर्थव्यवस्था में आगे कार्य करता है। तो ये तो बात हुई कि मॉनेटरी पॉलिसी को किसके द्वारा बनाया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। अब जो मूल बात है भारत की जो मौद्रिक नीति है, हमने कहा उस मौद्रिक नीति के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अर्थात आरबीआई को हमने जब कीनसेन सिस्टम की बात हम डिमांड की कर रहे थे, तो जो मुद्रा की पूर्ति है, जो मनी सप्लाई है, उसका पूरा जो नियंत्रण है, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है और कोई भी भारत में कोई संस्था को मुद्रा आपूर्ति का रेगुलेशन नहीं दिया गया है, अर्थात रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ये चीज़ निर्धारित करनी है मॉनेटरी पॉलिसी के पर्पज़ से कि अर्थव्यवस्था में हमें कितनी लिक्विडिटी डालनी है, कितनी तरलता की मात्रा होनी चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था समुचित रूप से आगे बढ़े और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ का रेगुलेशन जो है,
अर्थव्यवस्था में कितनी तरलता की मात्रा होनी चाहिए, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। और इस तरलता की मात्रा के समायोजन के संबंध में जो नीति निर्धारित की जाती है, उसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, अस्त्र हैं, जिसके द्वारा वो जो है तरलता की मात्रा को अर्थव्यवस्था में समायोजित करती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर तरलता की मात्रा, मुद्रा आपूर्ति की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ गई, तो कहीं न कहीं वो इन्फ्लेशन को जन्म देती है। और इन्फ्लेशन जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है, या मुद्रास्फीति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। वस्तुओं सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी परचेजिंग जो पावर है, जो क्रय शक्ति क्षमता है, वो प्रभावित होती है। तो आगे का जो लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो कंपोनेंट हैं, वो क्या है और कैसे आरबीआई इन अस्त्रों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, मुद्रा की आपूर्ति को रेगुलेट करता है। ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है या मौद्रिक नीति है, उसके रेगुलेशन के संबंध में 2 मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं परिमाणात्मक मेथड, या जो परिमाणात्मक जो है उपाय या विधि, और दूसरा है गुणात्मक विधि। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। जैसे कि क्वांटिटेटिव मेथड या परिमाणात्मक जो कह सकते हैं विधि है, परिमाणात्मक विधि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका संबंध कहीं न कहीं टोटल क्रेडिट की मात्रा से है, कुल साख की मात्रा से। और जो गुणात्मक नियंत्रण की विधि है, उसका जो संबंध है, वो क्रेडिट की डायरेक्शन से, अर्थात क्रेडिट की दिशा से है। हमारा जो लोन है या हमारी जो सप्लाई है मनी की, वो सही दिशा में जा रही है, सही व्यक्ति तक पहुँच रही है कि नहीं, इसके संबंध में भी आरबीआई समय-समय पे रेगुलेट करता है। तो अगर आप देखते हैं इन बातों को, तो बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगी कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा न सिर्फ मात्रा को कंट्रोल करती है, बल्कि जो साख की दिशा है, साख सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, इस बात का भी रेगुलेशन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो जो पहली बात है परिमाणात्मक विधि साख नियंत्रण की, मॉनेटरी पॉलिसी का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसका प्रयोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अक्सर करता ही करता है। उसमें जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसमें जो सबसे पहली बात है, वो है बैंक दर। हम सभी आए दिन पेपर्स में पढ़ते हैं बैंक दर के बारे में। बैंक दर जो है वो क्या होती है? सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, तो हम कहते हैं कि भई बैंक दर वो दर होती है जिस पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। लेकिन ये तो एक सामान्य बात हुई, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें जो टेक्निकल बातें हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। जनरली कहा जाता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होती है, उसकी पुनर्कटौती जिस दर पर आरबीआई करती है, वो बैंक दर होती है। अर्थात आरबीआई या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं या प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, उनकी पुनर्कटौती करता है, वो दर जो होती है, उसको हम कहते हैं बैंक दर। तो वो अब इसमें थोड़ा-सा इस बात को समझना ज़रूरी है, ये पुनर्कटौती या रीडिस्काउंट क्या है? जैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे किसी भी व्यापारी को जो है पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर वो जो है व्यापारिक बैंक के पास जाता है, किसी भी व्यक्ति को, तो व्यापारिक बैंक उसको एक सिक्योरिटी की आड़ में पैसा देता है। अर्थात उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आरबीआई के व्यापारिक बैंक के पास रखनी पड़ती है। अब मान लीजिए उस सिक्योरिटी का जो दाम है, वो ₹100 है, तो पूरा ₹100 के बराबर व्यापारिक बैंक उस व्यक्ति को लोन नहीं देता, बल्कि उसकी कुछ डिस्काउंटिंग करता है। अर्थात ₹100 की अगर सिक्योरिटी है, तो हो सकता है 20% उसको डिस्काउंट करके लोन दिया जाता है, अर्थात ₹80 ही ₹100 की सिक्योरिटी पे लोन उपलब्ध कराया जाता है।
अब ये तो बात हो गई जनता की या व्यापारी वर्ग या जो आम व्यक्ति है जब वो व्यापारिक बैंक के पास जाता है। लेकिन व्यापारिक बैंक को भी फंड की ज़रूरत होती है, तो व्यापारिक बैंक जो है आरबीआई से पास जाता है। तो जो सिक्योरिटी व्यापारी ने या जनता ने कमर्शियल बैंक को दी थी, उसी सिक्योरिटी की आड़ में जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। तो एक बार तो ऑलरेडी 20% उसका डिस्काउंट हो चुका है, रीडिस्काउंट हो चुका है, बट्टा हो चुका है और जब कमर्शियल बैंक उस सिक्योरिटी को आरबीआई को देता है, तो आरबीआई पुनः उस पर बट्टा लगाता है। अर्थात एक ही सिक्योरिटी का 2 बार डिस्काउंट किया जाता है। अर्थात हो सकता है आरबीआई सिक्योरिटी ₹100 की थी और कमर्शियल बैंक ने जो व्यक्ति है उसको ₹80 दिए। अब जो है हो सकता है 10% और जो है डिस्काउंट कर दे आरबीआई। तो जो एक डिस्काउंट दी हुई जो सिक्योरिटी है उस पर आरबीआई के द्वारा पुनः डिस्काउंट किया जाता है। तो इसी को कहते हैं री-डिस्काउंट। तो इस तरह से बैंक दर वो दर है जिस पर जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हम कहते हैं सामान्य भाषा में व्यापारिक बैंकों को लेन देता है, लेकिन टेक्निकल भाषा में कहते हैं जिसमें आरबीआई बिल ऑफ एक्सचेंज या सिक्योरिटीज का री-डिस्काउंट करता है या पुनर्बट्टा करता है। वो दर बैंक दर होती है। और अगर किसी भी व्यापारिक बैंक को थोड़ा-सा लंबे समय के लिए उधार चाहिए, तो वो बैंक दर पे ही उधार लिया जा सकता है। इस तरह से हम एक तरह से दीर्घकालीन उधारी दर के नाम से भी इसको जान सकते हैं या कह सकते हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था में अब ये बात आती है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो कंपोनेंट है कैसे रेगुलेट करता है। आप सभी जानते हैं अगर अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रास्फीति की स्थिति है। मुद्रास्फीति की स्थिति का मतलब है अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ गई है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है और जो मुद्रा की पूर्ति और जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो प्रोपोर्शनल रिलेटेड होता है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो सामान्य मूल्य स्तर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बैंक है आरबीआई है, वो बैंक दर को बढ़ा देता है। तो बैंक दर सिर्फ एक लोन देने की दर नहीं है। ये दर जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति जिसको हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कहते हैं, उसको भी नियंत्रित करती है। तो अब अगर हमने कहा इन्फ्लेशन की स्थिति में बैंक दर बढ़ा दी जाती है आरबीआई के द्वारा और जो अपस्फीति है, डिफ्लेशन है, उस स्थिति में बैंक दर जो है घटा दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा तरलता की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति में तरलता की मात्रा को कंट्रोल करना है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ऐसी स्थिति में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? बैंक दर को बढ़ा देगा, तो ऐसी स्थिति में कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से ऋण लेंगे वो महँगी हो जाएगी और जब वो लोन महँगा लेंगे तो जनता को भी वो ऊँची ब्याज दर पर लोन मिलेगा और इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होता है और ऊँची ब्याज दर पर। तो और जनता भी लोन नहीं ले पाती। तो इस तरह से मनी सप्लाई आप देखेंगे तो कंट्रोल होती है और मनी सप्लाई कंट्रोल होने के साथ-साथ जो दूसरी बात आती है मुद्रास्फीति भी कंट्रोल में आती है। तो एक वॉच करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी अर्थव्यवस्था की सिचुएशन को और उसके हिसाब से निर्णय लेता है। इसी तरह से अस्फीति की स्थिति है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई बैंक दर को जो है कम कर देता है। जिससे जो है व्यापारिक बैंकों की जो है उधार लेने की क्षमता बढ़ जाती है अर्थात ज़्यादा उधार ले सकते हैं क्योंकि लोन सस्ता हो गया। तो बैंक दर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में खासकर मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक साख नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो और ये कैसे अर्थव्यवस्था में कंट्रोल करता है मुद्रास्फीति की स्थिति को और अस्फीति की स्थिति को इसकी चर्चा हम लोगों ने की। दूसरी जो बात है ये जो है आप परिमाणात्मक विधि में वो है खुले बाजार की क्रिया। इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की प्रक्रिया का अर्थ ये है कि जो है प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। जैसे व्यापारिक बैंकों को रिज़र्व बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय भी कर सकता है, प्रतिभूतियों का क्रय भी कर सकता है। इसका भी प्रभाव सेम ऐसे ही होता है कि मुद्रा का संकुचन जो हो जाता है अर्थात
मनी सप्लाई जो है कम हो सकती है, मनी सप्लाई बढ़ सकती है। जैसे हम इसको एक इस तरह से समझ सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की जो प्रक्रिया है कि जैसे मान लीजिए आरबीआई अगर व्यापारिक बैंकों से प्रतिभूतियों को खरीदता है, प्रतिभूतियों के ही एवज में उनको लोन दिया जाता है, तो प्रतिभूतियों को अगर व्यापारिक बैंक जो है से आरबीआई खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई मुद्रा की सप्लाई को बढ़ा रहा है, अर्थात आरबीआई के पास सिक्योरिटी आ रही है और बैंकों के पास मुद्रा जा रही है, तो उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। तो आरबीआई अगर व्यापारिक बैंकों से प्रतिभूति को खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों को ज्यादा लोन मिलता है और उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात वो ज्यादा लोन दे सकते हैं। और अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं, इन्फ्लेशन है अर्थव्यवस्था में, मुद्रास्फीति है और हमें अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी या तरलता की मात्रा को कम करना है, तो आरबीआई सिक्योरिटीज को व्यापारिक बैंकों को बेच देगा। व्यापारिक बैंकों को जब वो बेच देगा, तो व्यापारिक बैंकों का पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। कि तो इस तरह से अगर आप देखें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, वो एक तरह से प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के द्वारा जो है वो आरबीआई करता है और उसका जो पर्पज है वो भी तरलता की मात्रा को कंट्रोल करना है। अर्थव्यवस्था में किस तरह की सिचुएशन है, कैसे हमें निर्णय है लेने हैं, इन बातों को हमें देखना है। तो इस तरह से जो है आरबीआई खुले बाजार की प्रक्रिया का भी प्रयोग करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म यूज आता है वो स्विच ऑपरेशन, इसको भी हमें समझना जरूरी है। स्विच ऑपरेशन क्या होता है? जैसे आरबीआई जो है दीर्घकालीन प्रतिभूति को अगर जारी करता है और अल्पकालीन प्रतिभूति को क्रय करता है, अर्थात जो है एक ऐसी प्रतिभूति को जारी करता है जिस पर उसको काफी दिन बाद पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल की प्रतिभूति है, उसको वो सेल कर रहा है और 6 महीने की प्रतिभूति है, उसको वो परचेज कर रहा है। तो इस तरह से जो शिफ्टिंग होती है इसको कहते हैं स्विच ऑपरेशन। तो स्विच ऑपरेशन जो है एक तरह से आरबीआई के पास की तरलता की मात्रा को बढ़ाता है और ये अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये टर्म भी समझना जरूरी था, क्योंकि स्विच ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिससे आरबीआई जो है तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये तो बातें हुई कि बैंक दर और जो है जो आपका खुले बाजार की क्रिया है उसके बारे में। तीसरा जो महत्वपूर्ण अस्त्र है आरबीआई के पास खासकर परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि में, वो है परिवर्तनशील नगद अनुपात या वेरिएबल कैश रिजर्व। परिवर्तनशील नाम से ये स्पष्ट है, परिवर्तनशील नगद अनुपात या वेरिएबल जो है कैश रिजर्व। वेरिएबल कैश रिजर्व में कई सारी चीजें आती हैं। बेसिकली इसमें 3 चीजें जो है वो शामिल होती हैं। इसमें जो पहली चीज है वो है नगद शेष अनुपात, जिसको हम सामान्य भाषा में बहुत ही पॉपुलर ढंग से सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। तो नगद कोष अनुपात है क्या, इसको समझना हमें जरूरी है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में इस बात को कर रहे थे कि आरबीआई के पास इतनी पावर है कि वो बैंकिंग प्रणाली को पूरा कंट्रोल कर सकता है, मुद्रा की आपूर्ति को, तरलता की मात्रा को अर्थव्यवस्था में नियंत्रित करता है। और उसी क्रम में जब सीआरआर की बात आती है, नगद कोष अनुपात, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है आरबीआई के पास, जो मुद्रा की तरलता को कंट्रोल करता है। इसमें ये होता है जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको अपनी समय जमा तथा सवाद जमा, जिसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, उसका एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। अब वो प्रतिशत क्या होगा उसके बारे में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ये है कि 3 से 15% उसका जो वेरिएशन रखा गया है वो रखा गया है कि आरबीआई व्यापारिक बैंकों को बाध्य कर सकता है कि 3 से 15% जो भी रेट हो उस समय
उस रेट पर मांग जमा और सावधि जमा अर्थात जो डिमांड डिपॉजिट है और जो टाइम डिपॉजिट है उसका 1% आरबीआई के पास रखना आवश्यक है, मैंडेटरी। तो ये चीज जो है आरबीआई क्यों करता है? वो आरबीआई इसलिए करता है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर सके। अब इसका प्रभाव कैसे होता है इसको आप समझ सकते हैं। जैसे अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है, ज्यादा मुद्रा अर्थव्यवस्था में आ गई तो सीआरआर की दर को आरबीआई बढ़ा देगा। सीआरआर की दर जब बढ़ जाएगी तो ज्यादा शेष व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और जब ज्यादा शेष रखना पड़ेगा तो उनके उधार देने की क्षमता या उनके क्रेडिट क्रिएशन की जो क्षमता है, साख सृजन की जो क्षमता है, वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जब उनके साख सृजन या उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी तो वो उधार कम दे पाएंगे और अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो आपूर्ति है वो नियंत्रित हो जाएगी। तो और इसी तरह से अगर अर्थव्यवस्था में आरबीआई चाहता है कि हमें ज्यादा लिक्विडिटी डालनी है, अविस्फीति की स्थिति है, तो आरबीआई सीआरआर को कम कर देगा। कम कर देने से ये फायदा है कि लोन ज्यादा क्रेडिट मतलब ज्यादा अमाउंट जो है व्यापारिक बैंकों के पास रहेगा और उनकी साख सृजन की क्षमता या उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये एक नगद कोष अनुपात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है जिसका भी आरबीआई समय समय पर प्रयोग करता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 3 से और 15% के बीच में ये वेरिएशन हो सकता है, लेकिन नचिकेता मोर समिति ने सिफारिश की थी कि नहीं जो है इसको हटा देना चाहिए, ये कोई वेरिएशन परसेंटेज का नहीं हो सकता चाहिए 3 और 15 के बीच में। तो नचिकेता मोर कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ये चीजें आगे की जा रही है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो में जो है या परिवर्तनशील जो है अनुपातों में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो या वृद्धिमान नगद कोष अनुपात। अभी हम लोग नगद कोष अनुपात की बात कर रहे थे, ये वृद्धिमान नगद कोष अनुपात है। वृद्धिमान नगद कोष अनुपात का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं एक बार नगद कोष अनुपात की बात कर चुके हैं तो क्या उसका अर्थ ये है कि किसी समय विशेष में अगर व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो आरबीआई को ये पावर होती है कि जो आधिक्य है, जो सरप्लस है, उसको व्यापारिक बैंकों से कहे कि आप इसको हमारे पास रखिए। ये आरबीआई की पावर होती है। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जब नोटबंदी के समय ऐसा हुआ, व्यापारिक बैंकों के पास जो है तरलता की मात्रा बढ़ी, तो व्यापारिक बैंक से आरबीआई ये जो है एक निश्चित समय के लिए उस आधिक्य मुद्रा को अपने पास रख सकता है। तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का जो पर्पज है वो यही है कि जो कंट्रोल है व्यापारिक बैंकों के ऊपर वो आरबीआई का बना रहे, अर्थात जो एक्सेस मनी है वो कहीं ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था में लोन के रूप में या किसी और रूप में चली जाए और मुद्रास्फीति की समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाए। तो इस चीज को भी आरबीआई जो है इस पॉलिसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल करता है। तो ये भी चीज जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के कम होने। और जो इसमें तीसरा जो महत्वपूर्ण अस्त्र है वो है एसएलआर, इसको कहते हैं संविधिक तरलता अनुपात। संविधिक तरलता अनुपात का मतलब है स्टैच्यूटरी जो है लिक्विडिटी रेशियो। इसका अर्थ ये है कि हर व्यापारिक बैंक को अपने पास रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार नगद, सोना या विदेशी मुद्रा या प्रतिभूति के रूप में एक निश्चित प्रोपोर्शन रखना पड़ता है। अब यहाँ पे इस अंतर को समझना जरूरी है। सीआरआर में भी एक निश्चित प्रोपोर्शन रखना पड़ता था समय जमा और मांग जमा का, एसएलआर में भी रखना पड़ता है। दोनों में अंतर क्या है? एसएलआर को हमने बताया कि वो जो है जैसे सीआरआर डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का एक निर्धारित प्रतिशत है और एसएलआर जो है वो नगद, सोना, विदेशी मुद्रा या प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है। जहां सीआरआर को
व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वहीं एसएलआर की जो मात्रा है उसको व्यापारिक बैंक अपने पास ही रखते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी है, उसको उनको रखना ही रखना है। आरबीआई इसका जो है निरीक्षण भी करता रहता है। इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जब एसएलआर की मात्रा ऊंची होगी तो व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी, उनकी लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। तो प्रभाव सेम वही पड़ता है जो सीआरआर का पड़ता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ओवरऑल मनी को कंट्रोल करने के लिए ये आरबीआई के कई सारे अस्त्र हैं, जिसका समय समय पर आरबीआई प्रयोग करता रहता है। अर्थात साख की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एसएलआर का भी प्रयोग करता है। तो ये बात समझना जानना बहुत जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट एक पड़ता है, लेकिन अस्त्र कई सारे हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो वो एक साथ कई अस्त्रों का भी प्रयोग अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या कर सकता है। जैसे कि हमने कहा इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है, उसमें आरबीआई के पास जो सरप्लस है उसको रखना ही रखना पड़ता है। तो ये सारे अस्त्र हैं। तो ये एक तरह से जो परंपरागत अस्त्र है आरबीआई के पास, वो सारी चीजें हैं। और तरलता समायोजन सुविधा, तरलता अवशोषण के कुछ अस्त्र हैं, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें अगर आप देखें तरलता समायोजन सुविधा जो है, उसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसमें दो चीजों का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल है, आप लोग आए दिन पेपर्स में पढ़ते होंगे। जिसमें एक चीज है रिपो रेट और दूसरा है रिवर्स रिपो रेट, अर्थात उल्टा रिपो रेट या प्रतिक्रम रिपो रेट। तो रिपो रेट क्या है और रिवर्स रिपो रेट क्या है, आज के समय में ये बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है आरबीआई की मौद्रिक नीति के भाग के रूप में। तो इस चीज को हमें समझना होगा। रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट जो है वो एक अल्पकालिक उधारी दर। हम जनरली सामान्यतः जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि रिपो रेट वो दर है, वो अल्पकालिक उधारी दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को लोन देता है प्रतिभूतियों की आड़ में। यह टेक्निकली हम कहें कि जब व्यापारिक बैंक को अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई के पास प्रतिभूतियों को बेचता है और आरबीआई से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है। तो रिपो रेट या रिवर्स रिपो रेट से संबंधित जो चीजें हैं तो वो अल्पकालिक है, अर्थात रिपो रेट से लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है, अर्थात अगर आरबीआई रिपो रेट को जो है बढ़ा देता है तो व्यापारिक बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि उनको लोन महंगा मिलेगा, और रिपो रेट को अगर घटा देता है तो व्यापारिक बैंक की लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसका भी वही प्रभाव पड़ता है जो बैंक दर का होता है, लेकिन इसमें और बैंक दर में अंतर ये है कि बैंक दर जहाँ दीर्घकालिक उधारी दर है, वहाँ रिपो रेट जो है वो अल्पकालिक उधारी दर, प्रतिभूतियों की आड़ में ही लोन दिए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को समायोजित करने के लिए आरबीआई समय समय पर रिपो में परिवर्तन करता रहता है। अभी जो आपने अगर आज का पेपर पढ़ा होगा, अभी कल भी जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो है आया है प्रेस नोट आरबीआई के थ्रू, उसमें इस चीज को मेंशन किया कि रिपो जो है रेट जो है वो 4 से 4.4 कर दिया गया, अर्थात 40 बेसिस पॉइंट उसमें वृद्धि की थी। तो ये का भी प्रभाव, इस चीज का भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और एमसीएलआर जिसकी चर्चा हम करेंगे वो भी रिपो रेट से कनेक्ट है, जिससे हमारे जो लोन्स हैं, हाउस लोन है, जो भी लोन हम लेते हैं उस पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। रिवर्स रिपो रेट क्या है? रिवर्स रिपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों से अल्पकालिक उधार लेता है। रिपो रेट में उधार देता है, रिवर्स रिपो रेट में उधार लेता है, अर्थात आरबीआई व्यापारिक बैंकों को प्रतिभूतियों को बेचता है और उनसे मात्रा पैसे की उधार लेता है।
इसका जो प्रभाव होगा वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के लिए होगा। अर्थात जब आरबीआई बैंकों से, व्यापारिक बैंकों से पैसा उधार ले लेगा तो व्यापारिक बैंकों के पास लिक्विड मनी कम होगी और उनकी उधार देने की जो क्षमता है अर्थव्यवस्था में वो प्रभावित होगी। तो रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों का जो उद्देश्य है वो अल्पकालिक उधारी दर से ही संबंधित है और जो ये भी अस्त्र के रूप में आरबीआई की काम करता है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की मात्रा को कंट्रोल। तो ये तो बात हुई तरलता जो है समायोजन की जो विधियां हैं उसमें रिपो रेट और रिवर्स रेट, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा आरबीआई ने हाल के वर्षों में किया है। रिपो रेट में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, इसी के आधार पे सारे डिसीजंस आ रहे हैं। बैंक दर में उतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना कि रिपो दर में हुआ है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अगर आप देखें तो तरलता अवशोषण के जो कुछ अन्य तरीके हैं, अन्य तरीकों में जो हम कह सकते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो हम कह सकते हैं एमएसएफ कहते हैं, सीमांत अस्थायी सुविधा। सीमांत अस्थायी सुविधा भी एक तरह से बहुत ही अल्पकालिक ओवरनाइट लोन के लिए होती है। इसमें अगर बहुत ही अल्पकालिक दर पर बहुत ही अल्प समय के लिए व्यापारिक बैंकों को जो है आरबीआई से लोन चाहिए तो वो इस सुविधा का प्रयोग कर सकता है। अर्थात लिक्विडिटी ओवरनाइट जो है रेट कहते हैं इसको, कि बहुत कम समय के लिए जो है उधार प्राप्त कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर कोई ऐसी क्राइसिस आ गई कि व्यापारिक बैंक को तुरंत पैसा चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है रिजर्व बैंक पैसा उपलब्ध करा देता है, अर्थात मुद्रा उपलब्ध करा देता है और इसीलिए इसको ओवरनाइट रेट भी कहते हैं। ओवरनाइट रेट जो है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसका जो ब्याज दर है वो रिपो रेट से जनरली 1% ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ही अति अल्पकाल के कहते हैं, अति अल्पकाल के लिए जो है वो मुद्रा की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। जब कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन होगी, अर्जेंट सिचुएशन होगी, आरबीआई को पैसे की जरूरत होगी, तो वहां पे ब्याज दर की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा तो स्वाभाविक सी बात तो इस पे होती है। इसी तरह से कुछ और मेजर्स हैं जिसमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनकी जो है सिफारिश पर उनकी समिति की उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई थी जो जिसकी सिफारिश पर जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लागू हुई है। बाजार स्थिरीकरण स्कीम भी जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी का खासकर परिमाणात्मक साख नियंत्रण का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मेथड है। इसी क्रम में आप देखेंगे नगद प्रबंधन बिल, कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये भी अन्य विधियों में आता है कि जो मेन नहीं है लेकिन इसके जो एंसिलरी जो एक तरह से कह सकते हैं कि सब्सिडरी जो पार्ट है वो है। और कैपिटल बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन जो है वो भी तरलता समायोजन में जो है अन्य तरीके। तो आरबीआई की जो शाख नियंत्रण की या मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे हमने ये बताया कि जो बैंक दर है, सीआरआर है, एसएलआर है, रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये कुछ ऐसे अस्त्र हैं जिनका प्रयोग ज्यादा होता है और सीआरआर और एसएलआर का तो प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। सीआरआर का प्रयोग सबसे ज्यादा, ये रिपो रेट का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह में आप देखेंगे तो आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो अस्त्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी देश में जो है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए और उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो जब हमने इसकी परिचर्चा की थी तो शुरू की थी तो हमने इस चीज को बताया था कि मौद्रिक नीति के जो परिमाणात्मक अस्त्र हैं वो साख की मात्रा को निर्धारित करते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में साख या मनी कितनी फ्लो होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए,
ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, कम है तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिशा जो है, क्या साख की मात्रा ही क्या मॉनेटरी पॉलिसी का संपूर्ण अस्त्र है? नहीं। हमें साख की जो दिशा है, उसको भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो क्रेडिट है, जो व्यापारिक बैंक लोगों को उधार दे रहे हैं, क्या वो सही पर्पज़ के लिए दे रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव आरबीआई लेके चलता है, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा, जब क्रेडिट का जो प्रवाह है या क्रेडिट जो है, वो सही मायनों में सही व्यक्ति तक, सही संस्था तक पहुँचती है। तभी जो है विकास सही रूप से हो पाएगा। तो उसी क्रम में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा जो महत्वपूर्ण अस्त्र है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय। तो गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय पे भी हम लोग कुछ बात कर लें तो अच्छा होगा। जो गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात सबसे पहली है, वो है मार्जिन या न्यूनतम सीमा का निर्धारण। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति ये जो है व्यापारिक बैंक से लोन लेता है या व्यापारिक बैंक आरबीआई से लोन लेती है, तो उसमें एक मार्जिन रखी जाती है। कोई भी प्रतिभूति है, कोई प्रतिभूति ₹100 की है, तो उसमें ₹100 के बराबर लोन नहीं दिया जाता है। वो मार्जिन आरबीआई के द्वारा डिसाइड की जाएगी कि उसपे 20% मार्जिन होगा, 30% होगा, कि जो है 25% होगा। अर्थात उस मार्जिन के बराबर लोन नहीं मिलेगा। ₹100 की प्रतिभूति पर अगर 25% मार्जिन है, तो सिर्फ ₹75 ही लोन मिलेगा। ये मार्जिन की जो मात्रा है, वो लोन के डायरेक्शन पे भी तय होती है। अर्थात जो लोन किस व्यक्ति को जा रहा है, किस समूह को जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए जा रहा है। अगर आरबीआई को लगता है कि बहुत सोशल कॉज़ में जा रहा है, बहुत अच्छे पर्पज़ के लिए जा रहा है, तो मार्जिन की सीमा को वो घटा सकती है। और अगर लगता है कि नहीं, जो है ये एक कमर्शियल यूज़ के लिए जा रहा है, तो मार्जिन की सीमा को बढ़ा सकती है। तो मार्जिन जो है का निर्धारण या एक न्यूनतम सीमा का निर्धारण सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे एक तरह से सही डायरेक्शन में क्रेडिट का फ्लो हो, ये भी ज़रूरी है। अर्थात मात्रा भी सही हो और दिशा भी सही हो। और अगर दोनों चीज़ें सही हैं, तो ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छे से लागू हो सकता है। और इस तरह से मॉनिटरिंग करता है आरबीआई अपने इन सभी अस्त्रों के द्वारा अर्थव्यवस्था का, कि कहीं कोई जो है अनावश्यक परेशानी ना उत्पन्न हो जाए। दूसरा जो है इसमें जो मापदंड है, वो साख जो है साख मापदंड का निर्धारण। साख मापदंड का निर्धारण का मतलब है कि आरबीआई पूरी तरह से लोन देने की पावर बैंकों पर, व्यापारिक बैंकों पर ही नहीं छोड़ देता है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों पे थोड़ा रेगुलेशन भी देता है। जैसे वाणिज्यिक बैंकों को नए उधारदाताओं को कितना ऋण देना है, और जो विद्यमान लोग हैं, जो ऑलरेडी उधार ले सकते हैं, ले चुके हैं, उनको क्रेडिट का अगर एक्सपेंशन करवाना है, तो कितना करना है, वो आरबीआई की नीतियों के द्वारा जो है डिसाइड होता है। अर्थात कोई भी बैंक अपने मन से चीज़ों को लागू नहीं कर सकता। वो आरबीआई का कंट्रोल उस पे होता है कि जो एक्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनको अगर साथ विस्तार चाहिए, ज़्यादा लोन चाहिए, तो उनको कितना दिया जा सकता है। जो नए कस्टमर्स बन रहे हैं, नए उधार लेने लोग आ रहे हैं, उनको कितना क्रेडिट देनी चाहिए। ये चीज़ जो है आरबीआई समय-समय पर डायरेक्शंस देता है, जो हमारे व्यापारिक बैंक उनको। तो एक तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में कार्य करता है। अर्थात जो साख मापदंड का निर्धारण, ये आरबीआई करता है, समय-समय पर इसमें परिवर्तन करता है, कि जिससे लोन का जो उद्देश्य, लोन का जो क्रेडिट का उद्देश्य, क्रेडिट का जो मात्रा जा रही है अर्थव्यवस्था में, उसका सही उपयोग हो, सदुपयोग हो, ऐसा ना कोई उसका मिसयूज़ ना कर पाए। इसी तरह से विभेदात्मक ब्याज
की दरें हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अर्थात ये भी एक गुणात्मक साख नियंत्रण का महत्वपूर्ण अस्त्र है। जैसे लोन का पर्पज क्या है? लोन का पर्पज जैसे अभी हमने कहा, कोई सोशल कॉज है, कोई लोगों के लिए कार्य करना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई कार्य है, तो उसके लिए ब्याज दरें कम होती हैं। और अगर लोन का पर्पज कमर्शियल है, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज का है, तो उसमें ब्याज की दरें ज़्यादा हो सकती है। तो आरबीआई इस तरह से विभेदक ब्याज की दरों को भी निर्धारित करके अर्थव्यवस्था में क्रेडिट के फ्लो को सही डायरेक्शन में ला सकता है। अर्थात आरबीआई को लगता है कि अगर ये लोन कमर्शियल पर्पज के लिए यूज या जो है स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए यूज हो सकता है, तो उस पे भी वो पूरा कंट्रोल रखता है। तीसरी जो नेक्स्ट जो बात है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में या गुणात्मक साख नियंत्रण में, वो है नैतिक दबाव। आरबीआई सिर्फ डिक्टेटरशिप की तरह कार्य नहीं करता, वो सारे व्यापारिक बैंकों का एक तरह से लीडर है और सारे व्यापारिक बैंकों को साथ लेके कार्य करता है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को साथ लेके कार्य करने से ही अर्थव्यवस्था में प्रगति आती है। तो वहाँ पे आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जो है समझाता है, उनको ये पर्सनल्स की ट्रेनिंग कराता है, उनको अवेयर करता है कि भई ये जो पॉलिसीज़ हैं, उसको आप अपने यहाँ सही ढंग से लागू करिए। क्योंकि जो डायरेक्ट कनेक्शन जनता का है, वो आरबीआई से तो है नहीं, वो जनता का जो कनेक्शन है, वो डायरेक्ट कमर्शियल बैंक से है, मैक्सिमम केसों में। तो इसलिए कमर्शियल बैंक का जो फीडबैक होगा, वो जनता तक पहुँचेगा। तो आरबीआई समय-समय पर उनकी काउंसलिंग करता है, उनको थोड़ा-सा नैतिक मापदंडों की याद दिलाता है कि भई आप सही डायरेक्शन में क्रेडिट को दीजिए, हमारी पॉलिसीज़ को सही ढंग से लागू करिए, मतलब कहीं कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी लेवल पे ना हो। तो एक नैतिक जो है मापदंडों पर भी आरबीआई कार्य करता है और व्यापारिक बैंकों को जो है इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई की बातों को नहीं मानता है, तो आरबीआई के पास ये पावर है 1949 आरबीआई एक्ट में, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 में आरबीआई के पास एक पावर है कि वो जो है किसी भी बैंक पे एक्शन ले सकता है। अर्थात लेन-देन की जो श्रेणियाँ हैं, उसमें जो है कितना लेन-देन हुआ, अगर कुछ लेन-देन गलत पाए जाते हैं तो उसपे डायरेक्ट कार्यवाही कर सकता है। तो एक तरह से ये एक बहुत ही रेगुलेटरी पावर है आरबीआई की व्यापारिक बैंकों के ऊपर। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा भी ये क्रेडिट के फ्लो को, क्रेडिट की दिशा को, सही दिशा को जो है निर्धारित करता है। साख की राशनिंग, साख की राशनिंग का मतलब होता है कि जो क्रेडिट है, जब कभी ऐसा हुआ कि आरबीआई जो अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जो लोन की मात्रा है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई के पास ये पावर कर देता है कि हर बैंक को कितनी क्रेडिट दी जाए, कितना क्रेडिट ट्रांसफर किया जाए। मतलब बैंक अगर बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, अगर आरबीआई को लगता है कि उनकी सारी डिमांड को पूरी नहीं कर सकते हैं, तो एक हमें जो है लिमिटेशंस तो बनाना पड़ेगा। तो आरबीआई इस पावर के तहत जो है एक मात्रा निर्धारित कर दी जाती है कि किस बैंक को कितना-कितना क्रेडिट दिया जाएगा। ये भी एक साख की राशनिंग भी बहुत ही क्रेडिट जो एक डायरेक्शन है उसकी दिशा में कार्य करती है। अब किसी बैंक ने अच्छे से कार्य किया है, आरबीआई के रेगुलेशंस के अनुसार काम किया है, तो उसको क्रेडिट की जो लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है। किसी ने सैटिस्फैक्टरी काम नहीं किया तो क्रेडिट की लिमिट को कम की जा सकती है। एक साख स्वीकृत योजना थी, इसका भी एक सीमा के ऊपर जो है अगर किसी भी व्यापारिक बैंक को लोन देना है, तो आरबीआई की अनुमति आवश्यक थी। अर्थात व्यापारिक बैंक ऐसा नहीं कि लोन की अधिकतम मात्रा जितना किसी बिज़नेसमैन को रिक्वायरमेंट है वो दे सकता है, नहीं। उस लोन को सैंक्शन करने की पूर्व अगर मात्रा ज़्यादा है, एक निश्चित मात्रा से ऊपर है, तो आरबीआई से व्यापारिक बैंकों को अनुमति लेनी पड़ती है।
तो इस तरह से स्वास्थ्य स्वीकृत योजना थी, जो अब खत्म कर दी गई है और 88 में ही आरबीआई ने इसको खत्म कर दिया और उसके आधार पर जो है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट सीएमए लागू की गई, लेकिन इस समय जो है 16 दिसंबर 97 में इसे भी खत्म कर दिया गया। तो लेकिन इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि परमाणात्मक के साथ जो गुणात्मक साख नियंत्रण है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सीएमए और क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है शुरुआत के दिनों में। तो ये जो बातें हैं, हम लोगों ने आज मॉनेटरी पॉलिसी के विभिन्न कंपोनेंट की बात की, इसमें परिमाणात्मक शाख नियंत्रण, गुणात्मक शाख नियंत्रण की पर चर्चा की और अभी हमने आपको बताया कि कैसे आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को कंट्रोल करता है। अभी अगर आप कल आरबीआई के जो है वेबसाइट पे देखें तो भी 4 मई को ही जो मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में निर्णय आया है, उसमें कुछ जो है दरें बदलाव की गई हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में ये सब दरें कितनी हैं। जैसे अभी जो कल ही जो रिपो रेट चेंज किया गया 40 बेसिक पॉइंट 40 बेसिक पॉइंट में, तो रिपो रेट की जो वर्तमान दर है, ये मैं बिल्कुल आपको करंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आरबीआई की वेबसाइट से, और जो वर्तमान में इस समय रिपो दर है वो 4.40। रिपो रेट का क्या कार्य होता है? अल्पकालीन उधारी दर है, हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं और इसमें अगर रिपो रेट बढ़ा दी जाती है तो तरलता की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी। तो इसको अभी बढ़ा दिया गया 4.40% जो है ये कर दिया गया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, तो उसको 4.15 कर दिया गया। 4.15 स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को कर दिया गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, जो एनएसएफ रेट है वो 4.65 है, 4.65। बैंक रेट आज जो है वो है 4.65, ये भी है। और जो बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट दोनों बराबर है 4.65, और जो रिवर्स रिपो रेट है वो जनरली 3.35। सीआरआर की जो दर है वो 4% है इस समय। अगर आप देखेंगे सीआरआर की दर वो 4% के आसपास है। एसएलआर, जो एसएलआर की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि व्यापारिक बैंकों को अपने पास सोना प्रतिभूतियों के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में नगद रखना पड़ता है, तो वो दर जो है एसएलआर की दर वो जो है इस समय 18%, 18%, और जो एमसीएलआर है वो 6.50। तो ये अभी करंट की आज की डेट में जो विभिन्न दरें हैं जो आरबीआई ने निर्धारित की है उसके बारे में बात है। अगर आप ओवरऑल हम लोग पर्सपेक्टिव में देख रहे थे, इसके पहले वाले लेक्चर में जो कीन्सियन सिस्टम था, जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो है फिस्कल पॉलिसी, अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए दोनों का बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल है। और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जो फिस्कल पॉलिसी है, अगर हम उसको अच्छे से कंबाइन करके इम्प्लीमेंटेशन करें, अर्थात सरकार और रिजर्व बैंक दोनों की नीतियों को, तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ समस्याएं अच्छे से सॉल्व की जा सकती हैं और अर्थव्यवस्था का जो एक समग्र विकास, ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी की बात है, वो प्राप्त की जा सकती है। दूसरी जो बात है कि आरबीआई भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बैंक है और सारी जो नीतियों के फैसले लिए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, वो आरबीआई के द्वारा ही लिए जाते हैं। और अभी हम लोगों ने जितने भी आरबीआई के संबंध में बातें की, जितने भी उसमें नीतियों की चर्चा की, खासकर आपने देखा कि परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के उपायों की, गुणात्मक शाख नियंत्रण के उपायों की। परिमाणात्मक में हमने बताया कि जो है टोटल क्रेडिट की मात्रा की बात की। गुणात्मक में हमने बताया कि क्रेडिट के प्रवाह की बात, मतलब किस डायरेक्शन में क्रेडिट जा रही है, क्रेडिट का प्रवाह किस दिशा में है। तो मात्रा और दिशा दोनों को रेगुलेट करने का जो कार्य है वो
मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है। और अगर प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है आरबीआई के द्वारा की जाती है और आरबीआई समय-समय पर व्यापारिक बैंकों को इंस्ट्रक्शन देता रहता है, नैतिक दबाव के द्वारा भी उनकी काउंसलिंग करता रहता है कि सही से चीज़ों को लागू होना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं, अगर काम करती हैं अर्थव्यवस्था में, तो जो मूल समस्या है, जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक जो संतुलन है, उसके ऊपर और नीचे अर्थव्यवस्था अति ऊपर-नीचे फ्लक्चुएशन आता रहता है, जिसको हम जो है व्यापार चक्रीय उतार-चढ़ाव कहते हैं। और अर्थव्यवस्था में पीक भी होता है और जो है न्यूनतम बिंदु भी होता है, अर्थात शीर्ष भी होता है और न्यूनतम बिंदु भी होता है। तो दोनों चीज़ें अर्थव्यवस्था में आती है, तो आरबीआई का जो कार्य होता है, वो एक बैलेंस बनाए कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट का फ्लो कम करना है कि बढ़ाना है और अर्थव्यवस्था में फ्लक्चुएशंस की क्या स्थिति है, पीक है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी करनी है। तो ये जो चरण होते हैं, जैसे हमने कहा कि व्यापार चक्रीय जो चरण होते हैं, उनको जो है सही करने के क्योंकि व्यापार चक्र भी ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था में जो है एक स्ट्रेट लाइन इक्विलिब्रियम वो सही नहीं होता है, फ्लक्चुएशंस होते ही हैं और जब फ्लक्चुएशंस में पीक है तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में क्या भूमिका है? अर्थव्यवस्था में जब रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो आरबीआई कैसे निकाल सकता है? तो इसमें बहुत सारे विवाद भी हैं और कहीं न कहीं जैसे जॉन मेनार्ड कीन्स ये कहते थे कि एक एक लेवल के बाद जैसे कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे तरलता जाल। तरलता जाल में हमने बताया था कि आपको कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सीमा के बाद कम नहीं होती है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जितने भी मनी सप्लाई आप बढ़ाइए, कोई प्रभाव नहीं आता है। मनी सप्लाई बढ़ा दीजिए लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगी। तो जो मनी डिमांड कर्व है वो एक तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, या हम कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कीन्स कहते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ पे फेल हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे कार्य करना बंद हो जाती है। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का रोल आता है। तो मॉनेटरी प्लस फिस्कल दोनों नीतियाँ जो है अगर समग्र ढंग से अर्थव्यवस्था में कार्य करती है, तो अर्थव्यवस्था का एक जो विकास है वो समुचित ढंग से हो पाता है और जो टारगेट्स सरकार के जो टारगेट हैं, राजकोषीय नीति निर्माण में, जैसे कि हमने कहा टैक्सेशन पॉलिसी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो मल्टीप्लायर की बात की थी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात की थी। अगर ये सब चीज़ें सही से काम करें और प्लस इधर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में सही से काम किया, तो एक जो जॉइंट रिजल्ट आता है, कंबाइंड पॉलिसीज़ का जो आउटकम आता है, वो अर्थव्यवस्था में बहुत ही फ्रूटफुल होता है और अर्थव्यवस्था के विकास में लगातार योगदान देता है। तो आज का जो ये लेक्चर था, खासकर आपका बीईसीसी 133 में खासकर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने एक बैंकिंग प्रणाली के तहत जो मौद्रिक नीति है जिसका फॉर्मेशन मॉनेटरी जो है पॉलिसी जो है कमेटी जो आरबीआई की है उसके द्वारा किया जाता है और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, कैसे उन नीतियों के द्वारा अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, इसकी परिचर्चा की और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग चूँकि ये जो पॉलिसीज़ इश्यूज़ हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके लिए हमें जो है आरबीआई की जो वेबसाइट है, ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, उसको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, आरबीआई गवर्नर के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, वो जो है लेक्चर्स जो होते हैं, वो बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं आरबीआई की नीतियों को समझने के लिए। लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका इम्पैक्ट कैसे होता है अगर उसको हम समझते हैं तभी वो फ्रूटफुल होता है। तो आज मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ और आगे फिर मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे और मुझे आशा है कि आपको आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसके बारे में ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद।